बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेव्स एंड ओसिलेशन का आज है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कशन करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन के ऊपर, और जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स वो पढ़े हैं उसका जो कंक्लूजन आता है वो हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। और आखिर में एनर्जी डिसिपेशन इन द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ था फॉर द इंस्टेंटेनियस पोजीशन और द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर माइनस b ओवर 2m t cos ऑफ ओमेगा प्राइम t प्लस फाइव। यहाँ पे ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है b, जो कि डैम्पिंग फैक्टर b हम इसको कहते हैं। इसी तरह ये जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा प्राइम, ये ओमेगा प्राइम नेचुरल फ्रिक्वेंसी से थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी है, इसको हम डैम्प्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ये हमारे पास बराबर है ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर, और गेमा की वैल्यू ये है b डिवाइडेड बाई 2m, यानी ये वैल्यू। तो अगर हम इसमें वो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस इक्वेशन की कंसीक्वेंसेस है या इस टॉपिक की कंसीक्वेंसेस हैं। अगर हमारे पास b ज़ीरो यानी कि डैम्पिंग नहीं हो तो हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन फिर रिड्यूस्ड होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या नहीं। तो अगर b हमारे पास ज़ीरो हो तो एक तो यहाँ पे ये वाला टर्म ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि ओमेगा प्राइम पर सिर्फ ओमेगा के बराबर होगा। दूसरा, यहाँ पे जो b डिवाइडेड बाई 2m है तो इसमें भी हम b इक्वल ज़ीरो ये पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर माइनस 0 ओवर 2m इंटू टी कॉज अंडर द रूट, ये मैंने ओमेगा प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, इंटू टी प्लस पाई। तो यहाँ पे मैंने b की जगह 0 स्क्वायर पुट किया है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ये 1 के बराबर है, e पावर 0 ये 1 के बराबर होगा। तो अगर 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाए या इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो वही फिर सिर्फ ये बन जाएगा, यानी कि x हमारे पास बराबर होगी x मैक्सिमम काज ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा प्राइम से ओमेगा बन गया, प्लस पाई। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये बनाया था। तो इससे ये नतीजा हासिल होता है कि अगर डैम्पिंग मौजूद नहीं है तो फिर ये ओसिलेटर अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ओसिलेट करेगी, और इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा था एम्पलीट्यूड में, वो भी नहीं आएगी। अब दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर b नॉन ज़ीरो और b वेरी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू द ओमेगा, देन ओमेगा प्राइम विल बी स्लाइटली लेस देन ओमेगा। ओमेगा प्राइम पर ओमेगा से थोड़ा सा ये कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर b की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो अगर फिर इसका स्क्वायर भी लिया जाए, ये पॉइंट्स में हो और फिर इसका स्क्वायर भी लिया जाए तो ये और कम होता जाएगा विद स्क्वायर। तो ओमेगा पे थोड़ा सा वो फर्क पड़ेगा, यानी कि ये स्लाइटली कम होगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ओसिलेटर, नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ओसिलेटर से। तो इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी बराबर है
एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओवर 2 पाई, ओमेगा ओवर 2 पाई। तो ये फ्रिक्वेंसी अगर ये वैल्यू कम है तो ये भी कम होगा, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी इसका स्मॉलर ये होगी, यानी कि जो अनडैम्प्ड मोशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, उससे इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। इसी तरह टाइम पीरियड इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड इसका इनवर्स रिलेशन है, तो ये ज़्यादा होगी। तीसरा जो टर्म ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। अब अगर ये हमारे पास 1 के बराबर हो, ये जो टर्म है b डिवाइड बाई 2m इंटू टी, ये अगर 1 के बराबर लिया जाए, यानी कि जो टाइम है ये हम इक्वेशन से उस तरफ ले जाए तो ये 2m और ये b डिवीजन में जाएगी, तो टाइम अगर 2m ओवर b बन जाए तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फिर एम्पलीट्यूड इस तरह हमने वहाँ पे लिखा है, x मैक्सिमम e पावर समथिंग b ओवर 2m इंटू टी, क्योंकि b ओवर 2m इंटू टी ये हमने 1 के बराबर लिया है, तो e पावर -1 ये फिर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो xm डिवाइडेड बाई e बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ये xm डिवाइडेड बाई 2.71, ये अप्रोक्सीमेटली ये हम 3 लेते हैं, अगर राउंड अप किया जाए अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें एम्पलीट्यूड अपने जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है उसके 1/e टाइम्स रह जाए, तो हम इस टाइम को कहते हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ द ऑसिलेटर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द टाइम इंटरवल ये वाला, इसको हम टाउ से फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूरिंग विच द एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू 1/e times of its initial amplitude, xm is called mean lifetime of the oscillation। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाउ बराबर है 2m डिवाइडेड बाई b के। अगर यहाँ पे हम एक सब केस डिस्कस कर ले, अगर b 0 हो अनडैम्प्ड मोशन के लिए, यानी कि नो डैम्पिंग, सो tau will be 2m divided by 0 is equal to infinity। तो फिर हम कहते हैं कि जैसा कि पहले हमने डिस्कस भी किया था कि फिर अगर कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा हो तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ये अपना ऑसिलेशन ये जारी रखेगा। तो इसका मतलब ये है अगर मीन लाइफ टाइम ऑफ द ये इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये रुकेगा नहीं, बल्कि इसका एम्पलीट्यूड वही सेम रहेगी। अगर इसका कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू हो, तो अगर लेट से अगर टाउ की वैल्यू 5 सेकंड हो, तो 5 सेकंड बाद इसकी जो एम्पलीट्यूड है ये एक्स मैक्सिमम ओवर ई ये रह जाएगी, और अगर 10 सेकंड है तो फिर 10 सेकंड में xm ओवर 3 रह जाएगी। यानी कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो जिस मीडियम में ये ऑसिलेटर मोशन कर रही है ये कितना डेंस है और ये कितना इस ऑसिलेशन की रेजिस्टेंस कर रहा है। चौथा जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द b फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। इस b की वैल्यू डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए कितना होना चाहिए? तो हम जानते हैं अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी
हमारे पास कुछ वैल्यू अगर इसका हो, यानी कि नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू इसका हो, तो फिर ये ओसिलेशन होगी, मतलब ये ओसिलेशन, ये जो ओसिलेटर है ये ओसिलेशन करेगी। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि अगर ओमेगा प्राइम ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये ओसिलेटर ओसिलेशन नहीं करेगी। ये इसका क्रिटिकल डैम्पिंग है, ये अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर अपने मीन पोजीशन इस पे रुकेगी, यानी कि ये ओसिलेशन नहीं। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए। अगर ओमेगा प्राइम ये थोड़ा सा भी वैल्यू रखता हो, यानी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू रखता हो, तो फिर इसकी ओसिलेशन होगी। हाँ, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, ज़ीरो के बहुत नज़दीक हो, तो हम कहते हैं कि इसका ओसिलेशंस इतना ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इस पॉइंट को अपने सामने रखते हैं कि अगर ये इसका क्रिटिकल वैल्यू है, अगर ये बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि ओमेगा की वैल्यू इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए फॉर द ओसिलेशंस। तो अगर ये हम अपने लिए क्रिटिकल पॉइंट रखें, तो बी की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू फॉर द ओसिलेशन ये लेस होनी चाहिए। तो हम अब बी की वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं। इफ ओमेगा प्राइम इज ज़ीरो, देन बी विल बी मैक्सिमम। सो ओमेगा प्राइम स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m²। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो तो फिर ये हमें ज़ीरो देगी। तो हमने ये इसकी बराबर ले ली है, ये वही इक्वेशन है कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4m² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब बी स्क्वायर हम बी की वैल्यू जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m² ओमेगा स्क्वायर, या फिर बी की वैल्यू ये बराबर होगी अंडर द रूट 4m² ओमेगा स्क्वायर। ये 2 बन जाएगी, इससे भी स्क्वायर कट जाएगा और इससे भी स्क्वायर कट जाएगा, या तो ये बन जाएगी 2m ओमेगा। या अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, ओमेगा ये हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई m। तो अगर ओमेगा की वैल्यू लिया जाए तो अंडर द रूट k डिवाइडेड बाई m। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ले ली है। या ये अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर लाए तो ये बन जाएगी अंडर द रूट, ये टर्म, ये वाला टर्म बन जाएगी अंडर द रूट m²। इसको मैंने अंडर रूट के अंदर ले आया तो इसीलिए इस पर स्क्वायर आ गया, k डिवाइडेड बाई m। ये एक m इसके साथ कट जाएगी, तो b की वैल्यू ये बराबर होगी 2 अंडर द रूट k डिवाइडेड बाई m। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर ये है इसकी वैल्यू, अगर b है तो ओसिलेटर फिर ओसिलेशन नहीं करेगी और ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर मीन पे ये रुक जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो तो फिर क्या होगा, ये फिर ओसिलेशन करेगी। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि b दिस must be equal or less than 2 under the root k divided by m for the oscillation। हाँ, तो ये तो b की बात हुई। अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन की तरफ, कि किस तरह डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में ये एनर्जी ये डिसिपेट होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन थी वो हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू थी। अब यहाँ पे चूँकि ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन में, बल्कि इसकी वैल्यू अब एक्स मैक्सिमम e पावर -b/2m × t है। इसीलिए हम यहाँ पे डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन के लिए
वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए ये एनर्जी की वैल्यू ये बन जाएगी हाफ के यहाँ पे x मैक्सिमम e पावर माइनस b ओवर 2m इंटू टी होल स्क्वेयर। तो ये बन जाएगी E इज इक्वल टू हाफ के x मैक्सिमम स्क्वेयर e पावर ये 2 इस 2 के साथ फिर कट जाएगी तो b डिवाइडेड बाई m इंटू टी। तो दिस इज द एनर्जी फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो एनर्जी है ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। तो ये तो एनर्जी की बात हुई इसकी। अब इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल है वो है शॉक एब्जॉर्बर की। शॉक एब्जॉर्बर में आप देखते हैं कि एक ऑसिलेटर होती है जो कि एक लिक्विड के अंदर ये होती है। तो यूँ ही ये जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, अगर ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर ले किसी जंप वगैरह पे वो ऑसिलेट कर ले तो थोड़ी ही देर में वो अपनी ऑसिलेशन फिर रुकवा देगी ड्यू टू द डैम्पिंग ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द शॉक एब्जॉर्बर। तो ये तो सारा डिस्कशन था अबाउट द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन।